अगर दिक्कत हो तो हमारे ऑफिस के जो लोग उनसे संपर्क करिए। कोशिश रहेगी कि आप लोगों को कोई दिक्कत न होने पावे। और अभी 11:30 बज गया है और 12 बजे पहले जब के लोगों का भोजन होता है, तो हम लोग बीच में कभी शाम को जैसे ही होगा आप लोगों से फिर मिलेंगे और आप लोगों को भगवान बुद्ध के कुछ उपदेशों से परिचित कराएंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत अब आपकी उम्र है आगे नहीं उसकी उम्र में बाबू सबसे आगे है बेशक मोहम्मद की लगना है लेकिन ताकत को लगा देंगे। ये इसको कहते हमारे प्रजापति जी हैं निगम साहब आप भी दे दीजिए। निगम साहब आप भी इसको पटका को आप सब लोग भी फूल समर्पित करिए। आप लोग भी एक एक करके फूल समर्पित करके अगर लाइन्स पढ़ते हैं उसे लाइन से आए सभी किसी के पास नहीं होना फूल तो यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है। और ये माला किस तरह से नेता लोगों के लिए नहीं पड़ेगा पैसे का दूसरे तो हमारे साथ में कैसे किए हैं ना
इनको दे दो बनाना जी मोबाइल। आप लोग सभी लोग आ जाइए और यथास्थान एक गद्दे पे दो व्यक्ति आगे पीछे करके बैठेंगे। एक गद्दे पे दो आगे पीछे, एक गद्दे पर दो व्यक्ति बैठेंगे और पीछे तक बैठते जाएंगे सिस्टम के साथ। हाँ, निगम साहब स्वागत कर रहे हैं हमारे आदरणीय संस्थापक जी का, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ साथी हमारे नए आ गए हैं, तो आपसे निवेदन है कि हमारे जो पुष्प अर्पित कर दें और फिर सभी लोग यथास्थान बैठ ले। जो साथी बाद में आए हैं तो वहाँ फूल रखे हैं, आप फूल ले लीजिए गुलाब के और तथागत बुद्ध को समर्पित करिए फूल। अरे आदरणीय एक गद्दे पे दो साथी बैठेंगे बस। एक गद्दे पे दो साथी। भैया बेटा आप पीछे चले जाओ, साहब आगे आ जाएं। आप आगे, बच्चे को आगे रखें। तो ऐसा मत समझो कि ट्रेन है ये, टिकट नहीं ली आप बच्चे भी एक ही सीट पे बैठा ले, ऐसा मत सोचो। अच्छा ऐसे, हाँ हाँ ऐसे आ जाए, ऐसे आ जाए, कोई बात नहीं। आने लग गया 6 साल के बाद लगेगी पहले 5 साल के आप सभी लोग तथागत को पुष्प अर्पित करते हुए आप बैठ जाएं। फिर इस कार्यक्रम को, ट्रेनिंग कैंप को, प्रशिक्षण शिविर को जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आप हमारे मंडल के अध्यक्ष जितेंद्र लाल जी, आप हमारे रुद्रेश कुमार निगम साहब जो इस पूर्वी प्रदेश के प्रभारी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, उनका स्वागत करते हुए हमारे आप जो भी साथी हैं, एक गद्दे पे दो साथी आगे पीछे बैठेंगे, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे भाई हो। एक गद्दे पे दो साथी आगे पीछे, एक गद्दे पे दो साथी आगे पीछे। जी जी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप लोग बैठ लें। और हमारे अनुपम जी, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनका रजिस्ट्रेशन आप कर लें, चाहे हमारी माताएं बहनें हो, चाहे हमारे भाई लोग हों, उनका रजिस्ट्रेशन। हाँ, आदरणीय भदोही से हमारे मनोज मौर्य साहब आए हैं, उनका स्वागत हमारे निगम साहब कर रहे हैं। आदरणीय मनोज मौर्य साहब जो भदोही से हैं, आप बजा सकते हैं, ताली अपने सम्मान में बजा सकते हैं। और आप बड़े मंगल अवसर का महसूस कर रहे होंगे कि इस मंगल अवसर पर आप तथागत की हमारे और मंडल के महासचिव और बनारस मंडल के सदैव हेमंत जी आप आए और निगम साहब चूंकि अपनी टीम का स्वागत करना चाहते हैं, जिस टीम ने उनको काफी ऊर्जा दी है, तो हमारे हेमंत कुमार जी का और धम्मकट्ट का पहना करके स्वागत कर रहे हैं हमारे आदरणीय निगम साहब। अच्छा चलो। आदरणीय मुकेश गाजीपुर जी, जो गाजीपुर के जिलाध्यक्ष हैं, आदरणीय मुकेश जी, और मुकेश जी का जो स्वागत करेंगे हमारे आदरणीय निगम साहब।
धम्म पट्टिका पहना करके यहाँ, अगर यहाँ सुनो अनुपम जी, यहाँ आ जाए तो बैनर आ जाएगा, यहाँ से कर दो निगम साहब, यहाँ से आगे से, यहाँ तो बैनर आ जाएगा। ये वो साथी हैं जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से अपना कीमती समय निकाल करके महापुरुषों की अधूरी चाहत को पूरा करने के लिए अपना थोड़ा समय बचा करके काम को कर रहे हैं। हमारे आदरणीय संजय गौतम जी जो गाजीपुर से हैं, वो आए और हमारे निगम साहब उनका माला पहना करके और धम्म पट्टिका पहना करके स्वागत करेंगे। आप लोग स्वागत करें। रजिस्टर है हमारा, और रजिस्ट्रेशन का रजिस्टर है। जिन भी साथी का, बहन का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो नाम, मोबाइल नंबर छोड़ दें उसमें। डॉक्टर संजय कुमार जी आप आए और हमारे निगम साहब आपका स्वागत करेंगे। डॉक्टर संजय कुमार साहब ये वो साथी हैं जो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से महापुरुषों के आंदोलन को मजबूती देने के लिए अपने थोड़ा सा समय का त्याग, थोड़ा सा धन का त्याग करके इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और इस आदरणीय आकाश जी आपका स्वागत करने के लिए हमारे बीच में निगम साहब धम्म पट्टिका पहना। अब मैं चाहूंगा कि माता बहनों की प्रतिनिधि 2 बहनें हमारे बीच में आ जाएं तो एक दूसरे का धम्म पट्टिका पहना करके वो स्वागत कर देंगी। माता बहन 2 बहनें आ जाएं, आप आ जाएं, आप आ जाएं और एक आप आ जाएं। दे दो आपस में, ये आप दोनों बहनें आपस में धम्म पट्टिका पहना करके एक दूसरे का, चूंकि आप पहना दीजिए, एक दूसरे को पहना दीजिए, ऐसे बस। आप स्थान ग्रहण कर लीजिए अपना, आप बैठ लीजिए। एक गद्दे पर 2 बैठे जरा। हाँ, एक गद्दे पर 2 लोग बैठेंगे कैंप दे करके। हाँ, तो अब ये हम प्रशिक्षण कैंप का प्रारंभ करने जा रहे हैं। जैसा हमारा पूर्व में कार्यक्रम निर्धारित है तो उसके लिए मैं आवाज दे रहा हूं आदरणीय रुद्रेश कुमार निगम साहब को कि वो आए और संचालन करें और तय समय में ये कार्यक्रम को जिस प्रकार से पूर्व निर्धारित उसी प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कष्ट करें। आदरणीय निगम साहब, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। भारत के मूल निवासी 85% बहुजन समाज में जन्मे संतों महापुरुषों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय करते हुए आज धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश के इस हाल में उपस्थित सभी सम्मानित उपासक, उपासिका, अनुयायी और हमारे जो साथी हैं सभी लोगों का बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो यह सत्र अब हम लोगों का जो है कि समाप्त हुआ। अगले सत्र की तरफ हम लोग कदम बढ़ाते हैं और यहाँ पे सारी चीजें जो हैं पहले से ही समय निर्धारित है। निर्धारित समय के हिसाब से ही हम लोग अपना जो है कि कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले यह जो पंपलेट हमारे सभी सम्मानित साथियों को मिला हुआ है उसको एक बार पढ़ दें ताकि सभी हमारे सम्मानित साथी जान लें कि यहाँ पे कौन लोग कैसे उपस्थित हैं। अभी जो हमारे पूजनीय भरत भंते जी आए थे, पूजनीय चंद्रमा थेरो जी जिन्होंने बुद्ध वंदना कराया, वह आज के हम लोग के कार्यक्रम के जो है कार्यक्रम को आरंभ करने के लिए बुद्ध वंदना कराया। आप लोगों ने देखा आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता जो कर रहे हैं, जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मान्यवर एडवोकेट दयाराम अहिरवार जी ने बताया
कि हमारे जो राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष जी हैं माननीय मानव धर्म प्रकाश भारती जी आज जो है इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं और यही आप जो है कि आगे के कार्यक्रम का जो हम लोग का प्रशिक्षण का जो संबोधन है आप सभी उसको पूरा करेंगे। उसके बाद जो है मुख्य अतिथि एवं मुख्य प्रबोधन कार्य हमारे जो है कि राष्ट्रीय समन्वयक पदाधिकारी जो हैं माननीय मान्यवर डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब जो हम लोग के बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। उसके बाद विशिष्ट अतिथि के तौर पे यहाँ पे जो है हमारे माननीय एडवोकेट दयाराम अहिरवार साहब जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो भी हमसे पहले जो संचालन का कार्य कर रहे थे। सर एक बार आप भी थोड़ा सा लोगों को देख दें ताकि वो लोग भी आपको देख लें। इसके बाद है हमारे मुख्य विशिष्ट अतिथि में मानवर सरोज कुमार जी प्रदेश प्रमुख महासचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। उसके बाद है मानवर एडवोकेट रुद्रेश निगम बौद्ध जी प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो कि हम खुद हैं। हम आप लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं, बहुत बहुत साधुवाद। उसके बाद है मानवर प्रेम नारायण बौद्ध जी प्रदेश कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आप सर बहुत ही ऊर्जावान व्यक्ति हैं, देख सकते हैं कि हमें लगता है कि उम्र के हिसाब से तीसरे नंबर पे आप सर हैं जो ऊर्जा से ओतप्रोत हैं। सुबह जैसा कि चर्चा कर रहे थे कि जब इन्होंने चना घुघरी जब खाया तो उसके बाद ऊर्जा और बढ़ गया है। एक बार और जोरदार ताली से स्वागत करें। मानवर डॉक्टर जगजीवन बौद्ध जी हमारे मानवर पी प्रसाद प्रजापति जी प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। आपका सर बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत है। साथ में अब हम उन साथियों का भी फटाफट नाम ले लेते हैं जो साथी आज इस कार्यक्रम को जो है कि सफल बनाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, जिसमें वाराणसी से हैं हेमंत कुमार जी, सतीश चंद जी, उमा कुशवाहा जी, अनुरुद्ध राम जी और थम्बप्रिय रमेश जी, यशवंत कुमार भारती जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, रेखा जी, सरसनाथ जी, मनोज मौर्य जी, शैलेश कुमार जी, रामचंद्र प्रसाद जी, जितेंद्र कुमार जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, अनुभव कुमार बौद्ध जी, मुकेश कुमार बौद्ध जी, संजय कुमार गौतम जी, संजय कुमार जी, अनिल कुमार जी और जो है कि मल्लम राम बिंद जी, अरविंद कुमार जी, राम अवध राम जी, संतोष कुमार जैसल जी, कैलाश प्रसाद जी, किरण जी, सुशील कुमार जी, डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, योगेश कुमार जी, मनीष कुमार, रमेश राम और ज्ञान प्रकाश और आकाश कुमार, अशोक यादव जी, ऐसे तमाम साथी हैं। और एक हमारी जो वाराणसी मंडल की जो उपाध्यक्ष हैं वह हमारी बहन कुमारी उषा चौधरी जी, वह भी आ रही है, कुछ देर में हम लोग के बीच में वह भी शामिल हो जाएंगे। तो अब हम लोग कार्यक्रम के अगली प्रक्रिया में बढ़ते हैं। तो नाम हमने लगभग सबका ले लिया है। लास्ट में इसमें एक प्रश्नोत्तरी का समय रखा गया है, तो आप लोग जाइएगा नहीं, रुकिएगा। जो भी आपके सवाल जवाब मन में बन रहे होंगे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को लेकर के, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हुआ, उसके विषय में आप लोग अपने प्रश्नों को रखेंगे और हमारे जो वरिष्ठ सम्मानित यहाँ पे साथी बैठे हुए हैं वह आपके प्रश्नों का तार्किक और संतोषजनक जवाब देने का पूरा प्रयास करेंगे ताकि आप लोग को लगे कि हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस कार्यक्रम में, प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में आए हैं, क्यों आए हैं। धन्यवाद। तो अब अगले कड़ी में तो हम एक अगले बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति को जो विशिष्ट अतिथि के श्रेणी में आते हैं और अभी हम लोग के सामने अपना वक्तव्य रखेंगे, मानवर सुरेंद्र सिंह करवाकर जी, यह मंडल अध्यक्ष हैं कानपुर। यह अपना अनुभव साझा करेंगे जो अभी पिछला कार्यक्रम कानपुर में हुआ है 24/8/2025 को, उसी के संदर्भ में आप सर अपना अनुभव शेयर करेंगे। मानवर सुरेंद्र सिंह जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर, लाइट ऑफ एशिया
तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों को नमन करते हुए हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक श्री धर्मप्रकाश जी और हमारे मंच पे आसीन सेंट्रल कोऑर्डिनेटर पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर राजा रमन आनंद जी और मंच पे प्रदेश अध्यक्ष जी और उपाध्यक्ष जी और कोषाध्यक्ष जी और मंच पे सभी आसीन सभी और सामने बैठे भाई बहन और सभी को मेरा जय हिंद नमो बुद्धाय। मुझे जो मैसेज देना है ये मिला है कि जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है इसमें किस तरीके से हम अपने कार्यक्रम को किस रूपरेखा के तहत स्वनिश्चित तरीके से संपन्न कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अगर कोई कार्यक्रम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तहत जो करना है उसमें एक प्लानिंग के तहत हम कर सकते हैं। जो मैंने कार्यक्रमों में अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रमों में जा कर सीखा, हर कार्यक्रम को मैंने अटेंड किया और वहाँ देखा कि किस तरीके से मैनेजमेंट रखा जाता है। सबसे पहले जो हमारी कमेटी है, जैसे मैं मंडल अध्यक्ष हूँ तो मुझे जो 6 दिनों का कार्यभार मिला है तो मैंने अपने मंडल की कमेटी के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में अपने सदस्यों के साथ उनसे बातचीत की कि ये कार्यक्रम हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से अलॉट हुआ है और इस कार्यक्रम को हमें बहुत ही अच्छे स्तर पे करना है। तो उसके लिए हमारी टीम में बैठ के उस विचार पे गोष्ठी की गई और उस विचार गोष्ठी में ये हुआ कि एक सिस्टम से हमें संपन्न करना है। तो सबसे पहले हमने अपने वर्क को डिवाइड करना शुरू किया, एक मीडिया का काम और एक लिस्टिंग का काम, कि हमारे संपर्क में और हमारे संस्थान में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो उनको उनके पदों के नाम से, उनके फ़ोन नंबर और उनके शहर स्थान जहाँ से वो रहने वाले हैं उसके हिसाब से लिस्टिंग की गई। हमें ये था कि कैडर जो हमारा जो प्रशिक्षण है कम से कम 200 लोगों का होना चाहिए। तो 200 लोगों के लिए हमारे 35 लोग जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट से होते हैं। अगर 7 जिले हैं तो 35 लोग होते हैं, अगर 6 जिले तो 30 लोग होते हैं। और बचे हुए लोगों को हमें जो है अपने शहर और अपने संबंधित संपर्क में जो बौद्ध धर्म के रास्ते पे चलना पसंद करते हैं उन व्यक्तियों को हमें अपने कार्यक्रम में बुलाना है। तो वो समय के अनुसार हमने उस लिस्टिंग को तैयार किया और प्लस और माइनस को देखते हुए 100% सभी लोग नहीं आ सकते हैं उस लिस्टिंग के अनुसार जो हमने की है। तो उसमें हमने 10% लिस्टिंग बढ़ाई, जिससे कि 10% लोग लेस होते हैं। तो हमारे कार्यक्रम में वो फूड टाइम जो हमने व्यवस्था की है, चेयर जो हमने मंगाई है, जो हमने खाने का इंतजाम किया, जो नाश्ते का इंतजाम किया है, वो कहीं पे भी मतलब वेस्टेज न जाए, उसका सदुपयोग हो। क्योंकि जो हमारे बहुजन समाज का जो पैसा है वो बड़े खून पसीने और कमाई से आता है, वह मुश्किल से प्राप्त होता है। तो उस पैसे का सदुपयोग करने के लिए हमें व्यवस्थित हर उस प्रकार से काम करना है जो हम कार्यक्रमों से सीख सकते हैं। जैसे अभी रुद्रेश जी सर ने यहाँ पे व्यवस्था की है, इन्होंने भी सीखा है कार्यक्रमों से और हमें प्लानिंग के तहत ही हर कार्य को करना चाहिए। तो हमारा कार्य हमेशा संपन्न होगा और ऊंचाई में बुलंदी हो जाएगा। किसी भी जो कार्यक्रम दिया गया है उसके लिए हमें हमारे जो ऊपर अनुदेशक हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, उनसे हमें पहले वार्ता करनी, वो हमें मार्गदर्शन देते हैं। उस मार्गदर्शन के अनुसार हर स्टेप पे हमारी जो मिस्टेक्स होने वाली होती है वो हम दूर कर सकते हैं समय के अनुसार। और नीचे जो हमारे काम करने वाले हमारे सहयोगी हैं, जिनको हम जैसे
बीच की कड़ी है तो हमें आगे वाली कड़ी को भी उसी तरीके से बताना जैसे हमें ऊपर वाली जो कड़ी है वो हमें सिखा रही है। तो निरंतर जब हम ऐसे करते रहेंगे तो हमारे अंदर परिपक्वता आ जाएगी किसी भी कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए। बस मैं अपने शब्दों में नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि अनुशासन होना ही हमारे कार्यक्रम को सफल बनाता है। अनुशासनात्मक सिस्टम जो है, जो हमारे किए हुए कार्य को बुलंदियों की ओर ले जाता है, और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा अपने बौद्ध धर्म को बुलंदियों तक ले जाना चाहते हैं और इसमें निरंतर कार्य करते रहेंगे। यही हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का उद्देश्य है। और मैं अपने शब्दों पर विराम लगाते हुए मैं सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय सभी। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने अपने विचारों को हम लोगों के सामने रखा। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और उसके परिवार की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। आपने कम शब्दों में कैसे बताया कि किस तरीके से किसी भी चीज को सिस्टमेटिक ऊपर से नीचे तक मजबूती लाने के लिए जो हमारे वरिष्ठ जो गुरुजन हैं, आज वो लोग बैठे हुए हैं, जिनके हम लोग सानिध्य में, जिनके दिशा निर्देश पे इस कार्यक्रम को आज हम लोग सफल बना रहे हैं। जिसमें खास तौर से हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं जो वरिष्ठ जो हमारे गुरुजन की श्रेणी में आते हैं, हमारे समन्वयक पदाधिकारी माननीय मानवर डॉक्टर राजा रमन आनंद जी से हम लोग लगातार जो है कि वार्तालाप बनाए रखें ताकि कार्यक्रम सुचारू ढंग से चले। दूसरे हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, प्रदेश अध्यक्ष मानवर एडवोकेट दयाराम अहिरवार साहब जी, धन्यवाद सर। अब इसी कड़ी में हम आगे जो है मानवर पी प्रसाद प्रजापति जी, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में ओबीसी की भागीदारी पे वह अपने विचार को रखेंगे और हम लोगों को अवगत कराएंगे कि किस तरीके से हम लोगों को इस पे विशेष कार्य करने की जरूरत है ताकि इस कार्यक्रम को हम लोग और आगे बढ़ा सकें। मानवर पी प्रसाद प्रजापति जी। जय हो, जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन। साहसी निर्भीक बहुजन समाज के उद्धारक, आर्य उद्धारक, संविधान रचयिता बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मेरा कोट कोट प्रणाम। और बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। और सारनाथ की इस पावन भूमि में आज एक दिवसीय धर्म प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित माननीय श्री प्रकाश भारती धर्म प्रकाश भारती जी, पूर्व मंत्री और उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक जी, उपस्थित माननीय डॉक्टर राजा रमन आनंद साहब, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय सरोज कुमार जी प्रदेश महासचिव, माननीय रुद्रेश निगम जी प्रदेश महासचिव, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माननीय दयाराम अहिरवार जी, माननीय प्रेम नारायण गौर जी प्रदेश कोषाध्यक्ष, और यहाँ उपस्थित सभी उपासक एवं उपासिकाओं, आप सभी का वंदन एवं स्वागत है। आज मैं पूरा प्रसाद प्रजापति, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश इकाई। आज का मेरा विषय है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में ओबीसी की भागीदारी। विषय बहुत ही रोचक है, क्योंकि बगैर ओबीसी के बहुजन समाज पूर्ण रूप से जो है पूर्ण रूप में नहीं हो सकता। और बहुजन समाज में ओबीसी समाज जो है बहुतायत मात्रा में जो है वो सोया हुआ है। अगर ये जाग जाए तो समझ लीजिए कि मतलब बहुजन समाज का पूरा जो कार्य है वो लगभग पूर्ण हो जाएगा। ओबीसी समाज को हमें और आपको जगाने की जरूरत है, लेकिन ओबीसी समाज में अब थोड़ी सी जागरूकता भी आई है। मैं एक स्वयं उदाहरण हूँ, ओबीसी समाज से आता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध सभा में अब ओबीसी के लोग जुड़ने लगे हैं, क्योंकि अब ओबीसी समाज को लगने लगा है
लगने लगा है कि पत्थर पूजने से समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। मैं यूपी के एक जिले का उदाहरण बता रहा हूँ। जिला है जौनपुर, शायद जौनपुर से कुछ लोग आए भी होंगे। और वहाँ के समझिए कि यादव, मौर्य, कुशवाहा, पटेल समाज के लगभग 60% लोगों ने जो है धर्म शिक्षा अपना ली है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में विश्व बौद्ध सेमिनार हुई थी, जिसमें कि ओबीसी समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में भी ओबीसी समाज जुड़ने लगा है। और ओबीसी समाज समझ चुका है कि मंदिर में पूजने से कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए धर्म को अपना रहे हैं और बुद्ध मार्ग की ओर अग्रसर नजर आ रहे हैं। अब ओबीसी समाज समझने लगा है कि मंत्र पढ़ने से खाना नहीं बन सकता है, मंत्र पढ़ने से कार्रवाई नहीं चल सकती है, मंत्र पढ़ने से हवाई जहाज नहीं चल सकता है। और इसके लिए शिक्षा की जरूरत होती है। जो समाज जितना ज्यादा शिक्षित होगा वह समाज कम अंधविश्वासी और कम पाखंडी होगा। इसलिए पाखंड को मिटाने के शिक्षा बहुत ही जरूरी है और शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर देना बहुत जरूरी है। इस समय भारत की धरती से 3 महापुरुषों ने जन्म लिया था। पहले थे तथागत गौतम बुद्ध, जिन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुनने को कहा था। दूसरे महापुरुष ने सम्राट अशोक, जिन्होंने धर्म शिक्षा अपनाया और देश विदेश में प्रचार प्रसार किया। तीसरे हमारे महापुरुष हुए साहसी, निर्भीक, निडर, समाज सुधारक, नारी उद्धारक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने लाखों लोगों के साथ नागपुर में धर्म दीक्षा ली, जो आज दीक्षा भूमि के नाम से विख्यात है। साथ में बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं भी ली, जो धर्म कारवां को आगे बढ़ाने का काम किए। इन महापुरुषों से प्रेरित होकर अब ओबीसी समाज धर्म कारवां को और साहसिक कदम बढ़ाने का कार्य कर रहा है। ओबीसी समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों ने, जैसे ललित राम यादव, पेरियार, लक्ष्मण रामास्वामी, सुखदेव प्रसाद और इस समय जो आपके पत्रकार हैं, इस समय प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी भी खूब ओबीसी समाज को धर्म क्रांति के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि धर्म का मतलब लोग पहले एससी के यही समझते थे कि एससी समाज ही धर्म का मतलब है। ओबीसी समाज को लोग मतलब समझते ही नहीं थे कि मतलब हमारा भी है। परंतु ओबीसी समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं वह खुलकर बहुजन बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ दिन पहले लखनऊ में धम्म मेला का आयोजन भी हुआ था। उस मेले में ओबीसी समाज से पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोगों ने खूब हिस्सा लिए थे। धर्म दीक्षा में सब मनुष्य एक समान है, यहाँ हर किसी का सम्मान है, जातिवाद बिल्कुल नहीं है, यहाँ समरसता की भावना है, एकता की भावना है। ओबीसी समाज अब ज्यादा से ज्यादा बुद्धिज्म की ओर बढ़ रहा है। नीरज पटेल से लेकर तमाम बहुजन समाज सुधारक बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और इनके प्रयासों से आरएसएस का इतना घबरा चुका है कि अब कहने लगा है कि भारत में जो है जाति व्यवस्था जो है अब खत्म करनी चाहिए। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एक ऐसा मंच है जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज को, जनमानस को युग में भागीदारी दी गई है। अब संगठन जैसे अम्बेडकरवादी, उसमें सिर्फ एससी, एसटी की लोग जगह दी जाती थी, अब ऐसा नहीं है। परंतु राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सभी को एक मंच पर लाकर और साथ में मिलकर कार्य कर रही है, जिसके लिए मैं माननीय संस्थापक महोदय का आभार प्रकट करता हूँ। जय भीम। मैं अपने बाड़ी यही विराम करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही तार्किक पूर्ण तरीके से आपने अपनी बातों को रखा और आपने बताया कि कैसे जो है कि हमारे ओबीसी समाज के लोगों को जागरूक होने की जरूरत है और जो हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो ओबीसी समाज से जुड़े हुए लोग हैं उनको कैसे अपने समाज को जगाना है। उसी कड़ी में यह है कि हमारे ओबीसी समाज के जो हमारे महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने हमारे समाज को जागरूक करने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, जिसमें जैसा कि आप लोगों को नाम मालूम होगा, हमारे ललित सिंह यादव जी, जिन्होंने सच्ची रामायण की जो है किताब का लेखन किया था, जो यह मैटर 15 साल हाईकोर्ट में चला। अंतोगत्वा हाईकोर्ट ने यह कहा कि यह जो गैर बौद्धिस्टों की
यह जो मनुवादी विचारधारा के लोगों की यह जो रामायण है वह शुद्ध रूप से कल्पना पे आधारित है और इसका कोई जो है वो छोर नहीं है। तो ललित सिंह यादव जी ने यह उपलब्धि हम लोगों के बीच में रखने का काम किया। दूसरे जो हमारे ओबीसी समाज से जो है समाज के लिए जिन्होंने अपने जान की बाजी नहीं लगाई, जान न्यौछावर कर दिया, जिसको हम लोग बिहार का ललित कहते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हमारे उपासक उपासिका हैं, उनके क्या कर्तव्य हैं, उनको समाज में अपने कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना है, उस पर आप अपना विचार रखेंगे। हमारे वरिष्ठ सम्मानित साथी माननीय सरोज कुमार जी, बाहर है वो अंदर आ जाए, बाहर खड़े जो हमारे सम्मानित साथी बाहर खड़े हैं, वो अंदर आके बैठ जाए। कुछ आगे जगह दे दो, मतलब पीछे ज्यादा कंजेस्टेड हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थोड़ा सा रुद्रेश जी संचालक महोदय सफल संचालन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। साथियों, सर्वप्रथम विश्व में करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध हैं। हमें मानवता का जीवन जीना सिखाने वाले और संविधान देने वाले हमारे परम पूज्य बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, मनोहर काशीराम साहब, जिन्होंने हमें बौद्ध धर्म का पुनः पुनः इस भारत भूमि में प्रचार प्रसार कर हमें अपनी सत्ता तक पहुंचाने का कार्य किया। हमारे मानवर साहब से प्रेरित होकर हमारे परम पूज्य राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब, पूर्व विधायक, मानवर राजा राम आनंद साहब जी, जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, इन लोगों ने मानवर साहब के नक्शे कदम पर, चूंकि मानवर साहब के मिशन को कहीं न कहीं कमजोरी प्राप्त हो रही थी, पुनः उसकी गहराइयों को समझने के लिए कि हम पुनः राज्य सत्ता तक कैसे पहुंच सकते हैं, अर्थात हमारी राज्य सत्ता से दूरी क्यों बन रही है, उसको पुनर्विचार करते हुए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की स्थापना कर हम सब लोगों को एकत्र कर उस मिशन की ओर आगे बढ़ाया। साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट दयाराम मेहरवार साहब, उपाध्यक्ष आदरणीय पी प्रसाद जी, जो एक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में काम करते हुए इंजीनियर पोस्ट पे है, लेकिन उन्होंने इस बात को समझा कि पे बैक टू सोसाइटी हमें किस तरह से हमें करनी चाहिए। अपना बहुमूल्य समय और अर्थ लेकर वो हमें इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सदैव हमारा कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और उनके दिशा निर्देशन पे हम लोग काम करते रहते हैं। साथ ही प्रदेश के महासचिव आदरणीय रुद्रेश जी, हमारे बीच में बैठे कोषाध्यक्ष, प्रदेश कोषाध्यक्ष प्रेम नारायण सर, कानपुर मंडल के मंडल अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह कवाकर जी, जिनको अभी आप सुन रहे थे, इन सभी लोगों को, और मंचासीन हमारे जितेंद्र लाल जी, जो मंडल अध्यक्ष बनारस से हैं, तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इन सबसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण आप सब लोग हैं जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के इस कार्यक्रम में आप प्रशिक्षण हेतु यहाँ उपस्थित हैं। आप सब लोगों का जो दूर दराज से अपने नित्य कार्यों को छोड़कर इस संगोष्ठी में भाग लेने आए हैं, निश्चित रूप से आप लोग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलते हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि इस सारे संसार में कारण सच्चा देश, इस सारे संसार में कारण सच्चा देश, और बिन कारण संसार में पत्ता हिले नहीं। यदि आप लोगों ने अपना समय निकालकर यहाँ सुनने का और सीखने का जज्बा रखा है, तो इसमें भी कोई ना कोई कारण है कि हो सकता है बुद्ध की प्रेरणा से आप यहाँ आए हैं। ये आप सबका सौभाग्य सिद्ध होगा जब हमारा ये कार्य आगे बढ़ता चला जाए। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को जय हिंद नमो बुद्धाय कहते हुए अपनी बात को हम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि समय लिमिटेशन है, बोलने के लिए बोला जा सकता है, लेकिन आज हम तथ्यों पे ही सारी बात करेंगे
और एक क्राइटेरिया है, उस पर हम बात करते हैं। जैसे आप सभी लोग बैठे हैं कि दोस्त एक साहिल है तूफानों के लिए, दोस्त एक साहिल है तूफानों के लिए, दोस्त एक आईना है अरमानों के लिए, दोस्त एक महफिल है अनजानों के लिए, दोस्ती एक ख्वाहिश है आप सब जैसे दोस्तों को पाने के लिए, आप सब जैसे दोस्तों को पाने के लिए। मैं अतिशीघ्र अपने विषय पे आता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा सबसे पहले आपको शिष्टाचार सिखाती है, क्योंकि किसी भी उन्नति तक पहुंचने के लिए हमें सिस्टम जरूरी फॉलो करना होता है। जब हम जैसे आप सभी लोग पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं, ये शिष्टाचार है। यदि हम यहाँ से जाना भी चाहते हैं, यदि हम कहीं किसी काम के लिए जाते हैं, तो शालीनता से अपना स्थान छोड़ने से पहले किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डिस्टर्ब ना हो, उस तरह से। तो उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने अपना नियम कानून बना रखा है। मैं उनकी व्याख्या करते हुए, उनको बताते हुए आपको कहना चाहूँगा सबसे पहले कि आप लोगों ने जो समय निकाला, तो हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा समय के लिए कटिबद्ध है। यदि हमें समय दे दिया गया कि मुझे आज बनारस पहुंचना है, हमें सारनाथ पहुंचना है, तो फिर हमें सारनाथ पहुंचना ही है। बात को समझने की क्षमता आप सभी लोग प्रबुद्ध हैं। जो मैं कह रहा हूं उस बात को आप समझ रहे हैं, और समझना कब आता है, जब हम सुनने की आदत आते हैं। कहा गया है साईं या संसार में, जब देखिए प्रभु में हम प्रकृति को प्रभु कहते हैं। हमारे चूंकि बौद्ध धर्म में सिर्फ प्रकृति ने हमें क्या दिया है कि कम बोलो ज्यादा सुनो, ये है प्रकृति विवेक। कान दिए तो ईश ने जुबा नहीं है ये। जब हम ज्यादा सुनेंगे तब हम कुछ कहेंगे। तो एक कहावत है कि ये तराजू तौल फिर मुख बाहर ना। जब हम सीख लें तब हम कोई बात कहें, तभी हमारी बात का कुछ प्रभाव होगा। प्रकृति ने भी क्या किया है, सुनने के लिए 2 कान दिए और बोलने के लिए सिर्फ 1 जुबान। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जुबान से ज्यादा बोलते हैं और सुनने की आदत कम होती है। ये हमारा शिष्टाचार है। शिष्टाचार में हमें रहना है। बात को समझने की क्षमता, अनुशासित होना। अनुशासित होने में यही आता है कि आपको बता दिया गया है कि हमें बैठना है, किस तरह से क्या करना है, समय में अपने कार्य को करना है, वो हमें करना है। सहनशील होना, धैर्य होना। कोई भी कार्य करने से पहले हम लोग प्लानिंग करते हैं। किसी कारणवश उस काम में असफलता यदि प्राप्त होती है, तो हमें किसी दूसरे पे आक्षेप नहीं लगाना। हमें उस कमियों को दूर करना है कि क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। हमें सिर्फ ये नहीं कहना कि आपकी वजह से ऐसा हो गया। हम पूरी टीम का वर्क है। यदि सफलता है तो हमारी पूरी टीम को यदि क्रेडिट जाता है, तो असफलता में तो हम स्वीकार करें कि हाँ यहाँ पर त्रुटि हुई, आप नहीं तो मुझे इस काम को करना चाहिए। शाम्यक वाणी, हम लोगों को मधुर भाषी होना है। हम लोगों को अपनी बात किसी को समझाने से पहले उसको मधुरता से समझाना है, आक्रोशित नहीं होना है। उसकी बात को समझना है, फिर उसकी बात का हमें जवाब देते हुए उसको संतुष्ट करना है। त्याग की भावना स्वयं के अंदर पैदा करना। और त्याग किस लेवल का होना चाहिए, निस्वार्थ। कैसे, आपने सुना होगा, देखा होगा, कभी कुछ पंक्तियां पढ़ी होंगी कि वृक्ष कबहु नहीं फल भखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के काम में साधु निर्धरा सनी। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, यदि कुछ इस कारवा को आगे बढ़ाएंगे तो ये अपने निजी स्वार्थों के लिए नहीं, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए आप नींव तैयार कर रहे हैं। आने वाली भावी पीढ़ी के लिए। मानव राज्य संस्थापक जी बैठे हैं। आज के समय में विधायक और सांसद के लिए बहुत सारी पार्टियों के दरवाजे खुले रहते हैं। बड़ा आसान है, और पार्टी चेंज करना भी बड़ा आसान होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या है, हमें अपने कारवा को और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए यदि निर्द्वंद होकर के हमें जीना सिखाना है, तो उस कुर्बानी को करते हुए वो आज हमारे आपके बीच में हमारे आपके भविष्य के लिए सोच रहे हैं और भविष्य के लिए काम तैयार कर रहे हैं। मीडिया का प्रबंध करना, हम लोग सबसे बड़े, हमारी अपनी जो बात है, ये बात जो हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इस बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए हमें आपको स्वयं तैयार होना पड़ेगा।
क्योंकि हमारी बात जो सही तरीके से पहुंचाने वाला है तो हम यहाँ पहुंचाएंगे, दूसरी मीडिया होगी तो हमारी बात को किसी न किसी तरह से तोड़ मरोड़ के पहुंचाएंगे। इतना हमारे आपके पास धन भी नहीं है कि हम धन के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाएं, इसलिए माउथ पब्लिसिटी हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम अपनी बात दूसरों तक जितना सीखा है हम अपने पड़ोस वाले को जरूर ट्रांसफर करें, उससे जरूर चर्चा करें। समर्पित होना, संगठन के प्रति समर्पण। समर्पण का भाव यह है कि जिस तरह से जीवन जीने के लिए आप सबको नहीं पता है, ये श्वास आपके लिए महत्वपूर्ण है और सदैव समर्पित है। वो कब तक समर्पित है? जब तक आपका जीवन है। कहा गया है कि श्वास श्वास में राम है, वृथा श्वास मत खोए, और श्वास बिचारी क्या करे, आवन होए न होए। हमारे आपके जीवन में ठीक उसी तरह से जब मिशन का काम करना है तो हर क्षण, हर पल, हर श्वास हमें मिशन के लिए जीना है। ऐसा संकल्प लेके हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। संवेदनशील होना, हमें संवेदनशील रहना है। पारदर्शी होना, हम किसी कार्य को करते हैं तो हमें उस कार्य में सहयोगी जितने भी व्यक्ति हैं उनके सामने पूरी तरह से पारदर्शिता होनी चाहिए। ये कार्यक्रम हो रहा है, 10 रुपए का खर्च है, 200 रुपए खर्च मतलब आया है, तो हमें कार्यक्रम के तुरंत बाद इस बात को लोगों को जानकारी देना चाहिए, जितने भी लोग यहाँ पे सहयोग कर रहे हैं, कि पारदर्शिता है कि मेरे पास इनकम ही कितनी थी, आउटगोइंग कितनी हुई, इतना पैसा बचा और इतना पैसा अभी हमारे पास ड्यूज है, तो हम सभी लोग उसमें से सहयोग करके उसको बराबर करें। प्रोजेक्ट ऑफ माइंड का होना। प्रोजेक्ट ऑफ माइंड क्या है? मेजरमेंट प्लस मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि रुपेश जी ने यहाँ पे जिन लोगों को बुलाया है उनका अनुमान पहले से ही होगा कि हमारे इस हाल में बैठने वाले लोगों की संख्या लगभग 60 से 70 या 80 से 90 होगी। वही मैनेजमेंट है, मेजरमेंट है। यदि इन्होंने 100 लोगों का प्लान किया हो और यहाँ पे 70 आदमी है, अर्थात हमारे मेजरमेंट में कहीं ना कहीं कमी है। इसको और हम कसौटियों में कसते हुए इसको और अच्छा करेंगे। यदि हम यहाँ पर अभी मैं देख रहा था कि कानपुर के कानपुर में मैं गया, पहले से पूर्व में रजिस्ट्रेशन जो दिखाया गया कि मेरे पास 151 लोग हमारे कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, और जब हमारा रजिस्ट्रेशन होता है भले ही उसमें से 10% लोग ना आए हो, लेकिन रजिस्ट्रेशन भी 153 लोगों का होता है, जिसमें से 25 से 30 लोग बिना रजिस्ट्रेशन के आते हैं। अर्थात इस मैनेजमेंट को, इस मेजरमेंट को हम सराहना करते हैं। हमारे मंडल अध्यक्ष कानपुर उपस्थित है, तो उनसे सीखने की जरूरत है, जैसा कि उन्होंने अपना अनुभव हम लोगों के बीच में शेयर किया। मेजरमेंट प्लस मैनेजमेंट, ये दोनों चीजें हमें आपको कर लेनी चाहिए और उसी के आधार पर हमें आगे काम को करना चाहिए। समय का पाबंद होना। जैसे कार्यक्रम 11 बजे से शुरू होना था, तो लगभग इस कार्यक्रम को समय से ठीक समय से शुरू कर पाए, ताकि हम आखिरी वक्ता तक पहुंचने में हमें जो समय है उसको हम पूरा समय दे पाए और हमारी अपनी पूरी बात आप लोगों तक पहुंच पाए। वर्तमान में जागरूक होकर कार्य करना। हमें क्या करना है? जागरूकता के साथ काम करना है। जागरूकता क्या है कि हमारा जो कार्य है, कार्य करने के परिणाम, उसके परिणाम क्या है, जैसी गाइडलाइन हमारे ऊपर से केंद्रीय कार्यालय से प्राप्त हो, उनको हूबहू कॉपी करने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत ही अनुभवी लोगों के सानिध्य में हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं। योजना प्रबंध का कार्य कौशल, योजना हमारे पास होनी चाहिए, वो सब ऊपर से हमें गाइडलाइन मिलती है, उसको फॉलो करने की जरूरत है। मैं निश्चित रूप से भरोसा दिलाता हूं कि यदि आप लोग इन मेजरमेंट के साथ काम करेंगे तो जिस सपने को हमें आपको दिखाया जा रहा है, दिखाया गया है, वो हमें निश्चित रूप से प्राप्त होगा। अशोक का सम्राट, अशोक सम्राट का राज्य हमारे यहाँ उपस्थित होगा, ऐसा हम जानते हैं, क्योंकि कहा गया है कि रथ हौसला एक दिन वो मंजर भी आएगा, रथ हौसला एक दिन वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल मिलेगी और मंजिल जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। टीम के साथ भावना से कार्य करना, संगति,
सकारात्मक साथियों के साथ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, निगेटिविटी होती है, हमें उनको नजरअंदाज करना है और उनको भी पॉजिटिव करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं क्या होगा, कुछ होने वाला नहीं। आपने देखा होगा, मैं एक कहानी के माध्यम से थोड़ा सा बताना चाहूंगा, समय तो कम है। एक जंगल में आग लगी और आग लगने के बाद सारे पक्षी जीव जंतु वहां से भगे, लेकिन ये देखते हुए एक चिड़िया जो थी वो उस पेड़ पे बैठी थी और उसने कोशिश की कि अपनी चोंच में पानी लेकर के, अपने पंखों में पानी लेकर के वो जंगल के ऊपर जाके पानी गिराने का कोशिश करते। लोगों ने कहा, करे तेरे इस कार्य करने से क्या जंगल की आग बुझ जाएगी? उसने कहा कि देख, जब मेरी गलती होगी, जलना तो आपको भी है, मरना तो आपको भी है, मुझे भी मरना है। जब हम मरेंगे तो हमारा नाम उन देशभक्तों में कि जिसके हमने फल खाए हैं, उस वृक्ष को बचाने के लिए हमने काम किया, और तुम सब लोग कायरों में गिने जाओगे। उसकी इस प्रेरणा से वहां के सभी हाथी, पशु पक्षी, जीव जंतु उस आग को बुझाने के प्रयास में लग गए और जंगल की आग बुझ गई। साथियों, ये आग उसी आग बुझाने जैसा ही है। कुछ लोग कहेंगे कि आपके 4 लोगों के काम करने से क्या होगा। मैं स्वयं देख रहा हूं कि इस कारवां को धीरे धीरे हम पूरे देश में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर, जैसा कि संस्थापक जी का प्लान है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे संगठन की जड़ें पहुंच चुकी हैं। फिलहाल इंडिया में अभी काम कर रहे हैं। आप जब हमारे साथी बन के काम करेंगे, देखेंगे तो आपको ये दिखेगा। न्यायप्रिय होना, भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं तो आप सभी बराबर हैं। यहाँ पर तो शिष्टाचार और सिस्टम के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मंत्री, उप मंत्री बना दिए जाते हैं। फिलहाल आप स्वयं अपने आप में से अध्यक्ष हैं। आप काबिलियत पैदा करेंगे, आप अपने आप को ऐसा तैयार करेंगे तो आप अध्यक्ष ही नहीं, आप और ऊपर लोगों पे जाके, हम काम करने के लिए आए हैं, हम पद के लिए नहीं आए। लेकिन जो शिष्टाचार है, शिष्टाचार को हमें, आज हम यहाँ से बोल रहे हैं, कल हम आपको सुनेंगे, हम वहां बैठ के सुनेंगे। अपने आप को तैयार करें। हमारे सामने 18-20 साल मेहनत करके पूरे भारत के अंदर हमारे अपने अनुयायी, उपासक, उपासिका, पदाधिकारियों की फौज खड़ी कर दिया। और यह केवल पेपर पे नहीं, यह फिजिकली इसको सिद्ध करने के लिए जब आप लोग समय समय पे कंप्लेंट किया गया, उसमें जो मीटिंग होती है, जो मीटिंग से जब आप लोग जुड़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और आसाम से लेकर के इधर जो है कि गुजरात तक, कि ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, ऐसा कोई जिला नहीं है जो जूम मीटिंग में लोग आमने सामने, हमारे साथी हैं जिनका हम नाम संभवतः हो सकता है न जानते हो, लेकिन बड़ी खुशी हो रही है आप लोगों को देख करके कि आप लोगों ने इस धम्मा लर्निंग सेंटर सारनाथ वाराणसी में आप लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो हमें लगता है कि अब ये नाम की जरूरत नहीं है, अब आप लोग, हम लोगों के लिए जो हमारे वरिष्ठ साथी हैं उनके लिए अब आप लोग विशिष्ट हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे जो है अपने बहुत ही होनहार, तेज तर्राक वरिष्ठ साथी को बुलाने जा रहे हैं, जो अपने जनपद के आन बान शान हैं और हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं मान्यवर एडवोकेट दयाराम बौद्ध जी। तालियों से स्वागत करें आप लोगों को। फोटो खींच रहे हैं ना, उनसे कहूँ जो कि कार्यक्रम में हो जाए तो बाद में खींच लेना। अगर अच्छा, जो लोग उठ के जा रहे हैं ना, तो वो इसलिए जा रहे हैं कि आपने पानी 1 बजे खाने का टाइम रखा गया है और 12:45 हुआ है, तो मुझे 15 से 20 मिनट ही आपके बीच में अपनी बात रखनी है। इसके बाद लंच का इंतजाम है, क्योंकि ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि हम दिन भर पालथी लगा करके नीचे नहीं बैठ सकते एक पोस्चर में, तो दिक्कत होती, लेकिन फिर भी हमें संघर्ष करना है। जैसा बाबा साहब बताते हैं कि हमें संघर्ष करना है, तो संघर्ष तो करना ही। तो खैर, जितना आपकी उसको समस्या को दृष्टिगत रखते हुए मैं आज संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले हमारे शास्त्रा तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार नमन वंदन करता हूँ और बुद्ध से लगा करके तमाम
जड़वे संतों गुरुओं महापुरुषों ने जिनमें खास तौर से ज्योतिबराव फुले साहब, सतपति साहू जी महाराज, संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और इन तमाम महापुरुषों के अधूरे कारनामों और उनकी अधूरी चाहत को पूरा करने के लिए पूरे देश में इस आंदोलन को कारवा को मजबूती प्रदान करने वाले हमारे रहबर मानवर कांसीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रशिक्षण कैंप में हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने जीवन के 40 साल मानवर कांसीराम साहब की कारवां को, उनकी बात को मानकर उनके साथ चलने का काम किया। हमारे बीच में उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक पूर्व विधायक MLC आदरणीय प्रकाश भारती जी, हमारे दूसरे मुख्य अतिथि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आदरणीय डॉक्टर राजारमन आनंद साहब, हमारी प्रदेश की टीम, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष पी प्रसाद प्रजापति जी, प्रदेश के प्रमुख महासचिव आदरणीय सरोज कुमार जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रेम नारायण बौद्ध जी, प्रदेश के महासचिव और यहाँ के प्रदेश के प्रभारी हमारे रुद्रेश कुमार निगम साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष जितेंद्र लाल जी, हमारे मंडल अध्यक्ष करुणाकर जी और तमाम साथी जो जिले के हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, हमारी बहन उषा चौधरी जी जो मंडल की पदाधिकारी है, हेमंत जी, तमाम। कहाँ जा रहे हैं आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसे कार्यक्रम में डिस्टर्बेंस ना करें। आपको अगर कार्यक्रम में बैठना है तो कार्यक्रम में बैठे, नहीं अन्यथा की स्थिति में नहीं बैठे। तो जैसा तमाम पूर्व वक्ताओं ने अपनी बातें बताई और उनका विषय पूर्व से निर्धारित था कि आपको क्या कहना है और उन्होंने वही बताया जो उनका विषय था। साथियों, हमें महापुरुषों की बातों को आगे बढ़ाने के लिए या आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर करने के लिए एक मुकम्मल प्लानिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा जो विरोधी है, हमारे खिलाफ जो साजिश रच रहा है, वो बहुत ही मजबूत है और उस विरोधी ने हमें तमाम प्रकार से अपने पंजे में, अपने गिरफ्त में ले रखा। तो उसके गिरफ्त से निकलने के लिए बाबा साहब और मानवर कांसीराम साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर समय रहते कैसे हमें इस मंजिल को पूरा करना है, इस पर चर्चा करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए। मेरे दोस्तों, बिना एक प्रशिक्षित और ट्रेंड सेना के किसी काम को नहीं किया जा सकता। जैसा हमारे सीनियर साथी बताते हैं कि व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, एक व्यक्ति चाहे कितना बलवान हो, चाहे दारा सिंह हो, चाहे ग्रेट खली हो, चाहे वो बहुत बड़ा विद्वान हो, लेकिन व्यक्ति ताकतवर नहीं होता। ताकतवर संगठन होता है। तथागत बुद्ध ने सबसे पहले बुद्ध और धम्म की बात करने के बाद अगर बुद्ध और धम्म को फैलाने का काम कोई ने किया तो बाबा बुद्ध ने संघ बनाकर बुद्ध और धम्म को फैलाने का काम किया। इसलिए संघ आवश्यक है, संगठन आवश्यक है और हम कहते हैं कि संगठन में शक्ति होती है, इसलिए आवश्यक है कि नहीं? और वही बात बाबा साहब ने कही कि शिक्षित करो, संगठित करो और संघर्ष करो। वही बात बाबा साहब ने कही। तो संगठन के मामले में अगर पूछा जाए तो इस देश में 85% जो बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज के 85% के करीब 5000 से ऊपर संगठन है। और दूसरी तरफ हम कहते हैं संगठनों में शक्ति होती है, संगठन में शक्ति होती है और हजारों संगठन हमारे बने
फिर हम शक्ति विहीन कैसे? ये सवाल खड़ा होता है कि फिर हम पानी का कार्यक्रम आराम से किया जाए और बाद में 10 मिनट बाद तो हम छोड़ नहीं पाते। थोड़ा सा बात को अगर गंभीरता से सुनेंगे 15 मिनट, बस 15 मिनट, बस खाने का टाइम हो रहा है। तो संगठन हमारे लिए जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। लेकिन साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा यहाँ आपको इंगित करती है, यहाँ आपको सावधान करती है कि संगठन तो होना चाहिए, लेकिन संगठन की दिशा सही हो, संगठन का विचार सही हो, संगठन की पारदर्शिता हो। ऐसा संगठन में काम करने से ही हमारी कामयाबी मिल सकती है, अन्यथा की स्थिति में कहीं दूसरा संगठन हमें। तो ये हमें जानकारी होनी चाहिए, ये हमारी दिमाग का स्तर इतना डेवलप होना चाहिए कि हमें संगठन की गहराई को समझना चाहिए। एक ऐसा संगठन, जैसा हमारे सीनियर साथी बताते हैं कि स्पीड मायने नहीं रखती, हमारी गति मायने नहीं रखती, हमारा लक्ष्य मायने रखता है। हम चाहे जितना तेज दौड़ दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं हो कि कहां जाना है, तो दौड़ रहे तो लोग पागल कहेंगे, और इस दौड़ने से हमारी एनर्जी और ऊर्जा खराब हो रही है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि मंजिल और लक्ष्य हमने निर्धारित किया ही नहीं। ऐसे ही हमारे बीच में हजारों हजार संगठन बनते गए, हजार लोग अपने को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए, अपने को राष्ट्रीय संयोजक बनाने के लिए, अपने को नेता बनाने के लिए, और अपने को उन विरोधी ताकतों के हाथों मैनेज करने के लिए नित नए संगठन बना रहे हैं। उनका कोई लक्ष्य नहीं है, और हम हजारों संगठनों के आधार पर हम लोग कहीं किसी के संगठन के, कहीं किसी के संगठन, कोई लक्ष्य नहीं। तो मेरे साथियों, यहाँ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपके दिमाग के दरवाजों को खोलने के लिए आपको चेता रही है कि आप किसी भी संगठन में काम करें, उसके लक्ष्य को, उसकी दशा को जरूर देखने का काम है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की मैं बताना चाहता हूं 14 अक्टूबर 2007 में स्थापना की गई, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को बनाने वाले उस जमाने में उत्तर प्रदेश की पूर्व बहुमत की सरकार में बहुत ताकतवर व्यक्ति थे, 10 प्रदेशों के प्रभारी थे, एमएलसी थे, उत्तर प्रदेश के उच्च सदन के मेंबर थे। तो साथियों, इससे मैसेज ये मिलता है कि जो राज्य सत्ता में इतने बड़े पद पे आसीन थे, उनको प्रसिद्धि की तो कोई कमी थी नहीं। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संस्थापन क्यों किया? वो इसलिए कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो मानवर घनश्याम साहब का छूटा हुआ काम था, जो अधूरा काम था, सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों को मजबूत करना, विरासत की बात को मजबूत करना। क्योंकि साथियों, सियासत का रास्ता विरासत से होकर गुजरता है। हम विरासत पे काम करना छोड़ दें, सियासत हमारी दूर की कौड़ी बन जाए। हमें इतिहास बताता है कि पहले तथागत बुद्ध ने हमें दर्शन दिया, पहले तथागत बुद्ध ने हमें विरासत दी, इसके बाद सम्राट अशोक जैसा चक्रवर्ती शासक हमें मिला। पहले विरासत और फिर सियासत। दूसरी घटना, हमारी बहनें बैठी, दूसरी घटना हमारे परम पूज्य जिन्हें महात्मा की उपाधि दी गई, महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 बहनों के लिए स्कूल खोले, बच्चियों के लिए स्कूल खोले। फुले जो मूवी चली है, आप लोगों ने देखी होगी। बहनों को स्कूल खोलने का काम किया, बहनों को शिक्षित करने का काम किया, और उन्होंने शिक्षित जब किया, विरासत के लिए काम किया। क्योंकि विरासत तथागत बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया था। उसी विरासत को ज्योतिबा फुले ने जीवन किया, और उसी विरासत को ज्योतिबा फुले ने महिलाओं के लिए सबसे पहले स्कूल खोले 1848
स्कूल खोल करके जब महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया तो विरासत का 108 वर्षों तक काम होगा, तब जाके 1995 में एक शेड्यूल कास्ट की महिला इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बन पाई। ये विरासत की बदौलत है, 108 वर्षों तक काम किया। मैं कहना चाहता हूं कि 108 वर्षों तक ये संघर्ष हुआ। उसके पहले तथागत बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले इस विरासत की शुरुआत कर दी थी और इस विरासत को काम करने की बदौलत 1995 में इस देश सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के सबसे बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री एक शेड्यूल कास्ट की महिला बनने का काम किया। लेकिन साथियों, आज हमारी चाहे राजनीतिक शक्ति हो, चाहे सामाजिक शक्ति हो, चाहे सांस्कृतिक शक्ति हो, आज कमजोर होती जा रही है। वो इसलिए होती जा रही है कि तथागत बुद्ध के दिए गए निर्देश, ज्योतिबा फुले के दिए गए निर्देश, हमारे पुरखों के दिए गए निर्देश हम 100% मानने के लिए तैयार नहीं है। और अगर मानने के लिए तैयार है तो उनमें हमारे जो लोग हैं वो लोग अपना लेवल लगा करके, अपना फायदा का लेवल लगा करके हमें महापुरुषों को रूपांतरण करके हमें बताते हैं। मेरे दोस्तों, ज्योतिबा फुले साहब ने एक बात कही थी, उनका एक इंग्लिश में कोटेशन है, आप पढ़ेंगे फुले साहब को, तो फुले साहब ने कहा था कि पावर नीडेड टू डिस्ट्रॉय पावर। हमें शक्तिशाली बनने के लिए, हमें दूसरे की शक्ति को खत्म करने के लिए या दूसरे की शक्ति से टकराने के लिए या दूसरे की शक्ति को परास्त करने के लिए हमें खुद शक्तिशाली बनना पड़ेगा। अगर दूसरे की सांस्कृतिक शक्ति को काउंटर करना है तो हमारी सांस्कृतिक शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरे की राजनीतिक शक्ति को काउंटर करना है तो हमारी राजनीतिक शक्ति को मजबूत करना पड़ेगा। दूसरे की धार्मिक शक्ति को काउंटर करना है तो हमारी धार्मिक शक्ति को मजबूत हमें करना पड़ेगा। और उसके लिए हमें एक बेहतर और सशक्त फौज की आवश्यकता है, हमें एक प्रशिक्षित फौज की आवश्यकता है जो जिस प्रकार से आज एक संगठन है जो हमारे झंडे को नहीं मानता, तिरंगे झंडे को नहीं मानता, आज एक संगठन है जो समानता और समरसता को नहीं मानता, आज एक संगठन है जो बाबा साहब और बुद्ध की विचारधारा को नहीं मानता, वो 100 साल पूरे कर रहा है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ गए होंगे। वो 100 साल पूरे कर रहा है वो संगठन। उस संगठन ने क्या किया है? उस संगठन ने हमारे नौनिहालों, हमारे बेटों को, हमारे बच्चों को कांवड़ यात्रा के लिए मजबूर कर दिया। उस संगठन ने गणेश विसर्जन के लिए, हमारा एक अभी भाई कल ललितपुर जनपद में गणेश विसर्जन करते करते डूब कर मर गया। उस संगठन ने 100 साल काम करके हमारे बीच में हमारे बच्चों की, मूर्खों की फौज खड़ी कर दी। और हम देख रहे हैं, बाबा साहब ने भी कहा है कि हमें अगर पावर को गेन करना है तो हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को पहचानना पड़ेगा, सांस्कृतिक विरासत पर काम करना पड़ेगा। हम 5 मिनट में अपनी बात को खत्म कर रहे हैं, चुप खाने का समय हुआ। इसलिए साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में आप आए हैं, आप पदाधिकारी हैं या पदाधिकारी बनने वाले, लेकिन ये चीजें सीखना बहुत जरूरी है। आपके मानसिक स्तर को इतना मजबूत करने की जरूरत है कि आपको कहीं कोई गुमराह करके तो नहीं ले जा रहा, आपको सही दिशा में काम करने की जरूरत है। तमाम संगठनों को साहब ने देखा, हमारे संस्थापक महोदय ने देखा, तमाम संगठनों में काम किया। जब राजनीतिक सत्ता जब चली गई और देखा कि इन महापुरुषों का कारनामा छूट रहा है किसी ना किसी स्वार्थों की वजह से, हमारे लोगों की वजह से, तो आपने अपनी राजनीतिक लालसा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और ये घोषणा कर दी कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम कोई विधायक मंत्री नहीं बनेंगे। जिंदगी आज हमारे साहब 28 गोलियां खाते हैं, लेकिन आज 23 तारीख से लगातार घर से बाहर हैं और हमारे बीच में कहीं झारखंड में, कहीं पश्चिम बंगाल में, कहीं हमारे आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद 73 साल के आज 4 दिन से घर से बाहर हैं।
इनकी आंखों में तड़प है। और साथियों, अगर काम को करना है, बाबा साहब के कारवां को आगे तक ले जाना है, तो हमें त्यागी बनना पड़ेगा, हमें समर्पित बनना पड़ेगा, हमें संस्कारवान बनना पड़ेगा, हमें साहसी बनना पड़ेगा, तब जाके हम महापुरुषों के कारवां को पूरा कर पाएंगे। क्योंकि आदर्शवादी बातें करने से समाज नहीं मानता, आदर्शवादी बातें करने से समाज नहीं मानता। समाज मानता है आदर्श बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होकर। आप आदर्श बनकर समाज के सामने प्रस्तुत होंगे, तभी आपकी बात समाज मानेगा, अन्यथा की बात आप आदर्शवादी बातें करते हैं, समाज नहीं मानेगा। इसलिए आदर्श बनाने के लिए आप आदर्शवादी व्यक्तित्व कैसे बने, इस पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का प्रशिक्षण कैंप है। ये बात को समझने की जरूरत है। इसलिए साथियों, हम बहुत लंबा चौड़ा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे दो ऐसे प्रमुख कैडराइज साथी हमारे बीच में हैं जिन्होंने 40 साल इस मिशन को जिया है। उनसे आपको मिलेगा सीखने के लिए। लेकिन सेकेंड सेशन में खाना खाने के बाद आप लोगों की ऊर्जा बता रही कि आप लोग जाएंगे, खाना खाने के बाद पुनः इसी बल में आएंगे, पुनः इसी बहुत जबरदस्त कैडर होगा जो आज तक आपने नहीं सुना होगा, वो कैडर आपको मिलेगा। जो आज तक आपको नहीं मिला होगा, वो चीज मिलेगी आपको खाना खाने के बाद। 1-2 बजे हर हाल में खाना खाने के बाद यहीं आ जाएंगे और आपको लास्ट में पूज्य भंते जी का भी देशना सुनने का मौका मिलेगा। हम लोग लास्ट में प्रश्न उत्तर का भी काम रखेंगे। आपके जहन में जो भी सवाल आ रहे हैं, जो भी सुझाव है, हम अपनी कह के नहीं जाएंगे, आप भी सुन के भी जाएंगे। आपके अंदर क्या सुझाव है वो सुन के हम जाएंगे, तो आगे बेहतरी में हम शामिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि हमारे जो पदाधिकारी हैं, 3 मंडलों की ये बैठक है, तो जिसमें बनारस मंडल, जिसमें 4 जिले आते हैं, गाजीपुर, बनारस, चंदौली और जौनपुर। मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि बनारस मंडल के जो मंडल अध्यक्ष हैं आदरणीय जितेंद्र लाल जी, वो खड़े हो जाएं। ये बनारस मंडल के मंडल अध्यक्ष हैं, लेकिन अपना समय निकाल करके काम करते हैं। बनारस मंडल के पदाधिकारी हमारी उषा चौधरी जी भी हैं, उषा चौधरी जी खड़ी हो जाए। बनारस मंडल के जो भी पदाधिकारी हैं खड़े हो जाए। हमारे हेमंत जी भी हैं, आप लोग सामने आए। और बनारस मंडल के और कौन पदाधिकारी हैं? तीनों हैं। हाँ, ये तीनों पदाधिकारी हैं, ये बनारस मंडल के साथी हैं हमारे। और एक बहन है उषा चौधरी जी, जो चंदौली से चलकर आई हैं, तो ये बनारस मंडल के साथ। तो हम पूछना चाहते हैं सामने से, केवल 2 मिनट बोल लेंगे, गाजीपुर से कितने साथी हैं? जरा थोड़ा सा हाथ खड़ा कर देंगे तो अच्छा लगेगा। गाजीपुर के साथियों के लिए जोरदार तालियों से आप बनारस के साथी कितने हैं? बनारस के साथी अपने हाथ खड़े करके हमारे 1 2 3 4 साथीगण बनारस से हैं। हम बनारस के साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चंदौली से कितने साथी हैं? चंदौली से मुझे लगता है कि चंदौली से हमारी बहन है उषा चौधरी जी। और जौनपुर से कितने साथी हैं? जौनपुर से हमारे जौनपुर से साथी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जोरदार तालियों से तो अब हम मंडल अध्यक्ष आजमगढ़ जनपद से कितने साथी हैं? मऊ से, बलिया से, मिर्जापुर मंडल से, मिर्जापुर जिले से कोई साथी है? मिर्जापुर से, सोनभद्र से कोई साथी है? संत कबीर नगर से कोई साथी है? संत कबीर नगर भदोही हमारे मौर्या जी हैं। और अब हम एक मिनट मैं आगे की बात को, क्योंकि मैं जो बात करता हूं मैं आगे के लिए काम करता हूं, क्योंकि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 365 दिन काम करती है और 365 दिन की प्लानिंग रखती है। तो क्योंकि जिनके खिलाफ हमारी लड़ाई है वो हजारों साल से 365 दिन काम कर रहे हैं, और हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक और कोऑर्डिनेटर महोदय कहते हैं कि हम उनके 1000 सालों के काम को काउंटर कर सकते हैं। बाबा साहब और फुले साहब अम्बेडकर की चाहत को मानने वाले लोग अगर 10 साल भी काम कर लें तो उनके 1000 साल और हमारे 10 साल, लेकिन डेडिकेशन के साथ। तो मैं चाहूंगा कि बनारस
डेट नोट कर ले, 14 सितंबर को आप बनारस मंडल का प्रशिक्षण कैंप रखेंगे, जिसमें चारों जनपदों की जिला कमेटी, जिसमें जिला कमेटी में 10-10 लोग हैं और मंडल कमेटी में भी 10 लोग हैं। 40 लोगों का प्रशिक्षण कैंप 14 सितंबर को आप रखेंगे, उसकी तैयारी में लग जाएंगे बनारस मंडल के साथ। आजमगढ़ मंडल में ये आदरणीय रुद्रेश साहब नोट कर लें। आजमगढ़ मंडल, मऊ और बलिया, ये तीनों जनपदों में आजमगढ़ मंडल में डेट नोट कर लें। 21 सितंबर, ये रविवार है, 14 को भी रविवार है, 21 को भी रविवार। 21 सितंबर को आजमगढ़ मंडल के और जिले के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कैंप होगा, जिसमें हमारे खास तौर से आजमगढ़ मंडल से ही आते हैं हमारे पी प्रसाद प्रजापति जी और रुद्रेश निगम जी, ये दोनों साथी आजमगढ़ मंडल के प्रशिक्षण में शामिल रहेंगे 14-21 तारीख। और मिर्जापुर मंडल का जो प्रशिक्षण कैंप होगा वो 28 सितंबर को होगा, जिसमें मिर्जापुर के साथी हमारे बहुत ही पूजावान साथी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, तो वो नोट कर लें। आप जगह चिन्हित कर लेंगे और कमेटी गठित कर लेंगे। ये सब आपको अभी बाद में मिलेगा, ये फाइल हम देंगे आपको कि जिसमें सारी चीजें है, जिले कमेटी का प्रोफार्मा है, ये सब नोट करेंगे आप। और नोट करने के बाद फिर अब ये तीनों कार्यक्रम हमारे प्रदेश के पदाधिकारी अटेंड करेंगे, रहेंगे। आपके तीनों कार्यक्रम आप सुनिश्चित कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना। अगले पड़ाव में जो नेक्स्ट सेशन है 2 बजे के बाद, उसमें बहुत जबरदस्त कैडर आपको महापुरुषों की जो विचारधारा है, कभी 2003 से पहले कैडर हुआ करते थे, मानव कांसीराम साहब के नेतृत्व में हुआ करते थे, वही कैडर आपको मिलने वाला है। इसलिए आप खाना खाने के बाद जस्ट 2 बजे आप यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद।